प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। हमारे साथ हैं अभी पूर्व में वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह। तो आज संपत सिंह जी से बात करेंगे हम कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और अभी हरियाणा सरकार जो लगातार घोषणाओं पे घोषणा कर रही है और क्रियान्वयन भी कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को अपने पक्ष में लाया जाए, क्योंकि पिछले अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके अंदर जो स्कोर रहा वो बराबरी का रहा है। 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 बीजेपी ने जीती, जबकि पिछले चुनाव में 10-0 का स्कोर था। भाजपा 10 की 10 सीटें जीती थी 2019 में। चौधरी साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार है, हरियाणा सरकार, काफ़ी थोक के भाव घोषणाएँ कर रही है, क्रियान्वयन भी कर रही है। HRKN के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है अभी। उसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो इमरजेंसी के दौरान जेल में गए थे उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। लोक लुभावने काफ़ी वायदे भी किए जा रहे हैं और कार्य भी किए जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सारी की सारी ये घोषणाएं जो है वो चुनावी घोषणाएं हैं जी पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर लोगों ने इनको ज़मीन दिखा दी, सामने शीशा दिखा दिया कि क्या हालत है। जिस तरह की हालत इनकी बनी थी उस टाइम में, उस हालत को देखते हुए ये सुधार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग जो इन्होंने 10 साल दुखी करे हैं, तो ये 3 महीने की घोषणाओं से राजी लोग नहीं हो सकते। उनको पता है ये घोषणा ही है, इनमें से आधे से ज़्यादा तो लागू ही नहीं होनी है। और दूसरी बात ये घोषणा करके कह रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार अपने आप भुगतेगी, हम घोषणाएँ कर जाएँ लोगों के लिए। जी, तो 5-10 साल तक तो लोगों को जो है ना एडी पर रखा, खड़ा पंजे पर खड़ा रखा और इसी तरीके से लोगों को लाइन में रखा, हर बात के लिए लाइन में रखा। जी। तो इसलिए लोग सारे के सारे दुखी हैं। इस बार लोगों ने एक बदला लेने के रूप में जो है ना ये लड़ाई लड़ी है। और ये पार्लियामेंट का चुनाव था, इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनाव लोगों का चुनाव था और मोदी जी के खिलाफ चुनाव था। इस वजह से लोगों ने इसको अपने लड़ाई को जीतने हासिल किया। इस जीत को जो है अब ये क्या रूप लेते हैं, रूप तो देखो जो बन गया मेरे हिसाब से, तो वो जो सिस्टम बन गया है वो और बढ़ेगा। और हरियाणा का चुनाव आएंगे जो स्वाभाविक है, उस टाइम का चुनाव तो देश के चुनाव थे। तीन चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के। महाराष्ट्र के चुनाव हैं, हरियाणा के चुनाव हैं और झारखंड के चुनाव हैं। क्या संभावना लगती है आपको कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने अब ये चुनाव आएंगे ना, तो जिस तरह से पार्लियामेंट तो एक ट्रेलर दिखाया था लोगों ने, और पूरी पिक्चर दिखा देंगे कि बीजेपी का बिल्कुल ही सफाया होगा। हरियाणा में सफाया निश्चित है, महाराष्ट्र में सफाया निश्चित है और इसी तरह से झारखंड में भी सफाया निश्चित है। झारखंड में तो अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और जो मुख्यमंत्री थे अभी हेमंत सोरेन, उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि अब जमानत मिल गई। जी, वही कारण में ये बदले की भावना से चलते हैं। जी, इसीलिए तो झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर किया, बदले की भावना से जो है अपना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को अंदर किया। इन बातों से बात नहीं बनती। इन्होंने तो एक कोशिश कर ली कि या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। लेकिन इस चीज़ को हर आदमी आज समझने लग गया है कि राजनीतिक केस बनाए जा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर अंदर किया जा रहा है। और जहाँ तक जैसे आपने जिक्र किया था मुद्दे जो पार्लियामेंट के टाइम मुद्दे था, वो तो मुद्दे यूँ ये जीवित है और उसके अंदर और जुड़ेंगे। जैसे हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा पार्लियामेंट के टाइम भी किसान का था और आज भी किसान का मुद्दा है। किसानों को इन्होंने 10 साल में जो किसान की हालत बनाई है, ऐसा कोई आदमी सोच नहीं सकता। 13-14 महीने तक किसान दिल्ली में, हरियाणा बॉर्डर पर और इसके आपका यूपी के बॉर्डर पर बैठे रहे। जी, ना पानी था, ना बिजली थी, लोग दुखी थे, परेशान थे, कोई सुविधा नहीं थी। और आखिर में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री ने तीनों काले काम। सर, हम हिसार में बैठे हैं। हिसार आपका गृह क्षेत्र भी है। आप नलवा विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, पीछे अभी भी वहीं से तैयारी कर रहे हैं। हिसार के अंदर आपने देखा है कि अभी आप खुद भी धरने पर जाकर आए, दिन दहाड़े। आपके पूर्व में सहयोगी रहे हैं आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप थे, राम भगत गुप्ता जी, उनके शोरूम पे गोलियां बरसा जाते हैं, फिर फ़ोन करके रंगदारी मांगी जाती है। और अभी तक सिर्फ पुलिस एक हेल्प करने वाले की, उन अपराधियों की हेल्प करने वाले बंदे का सुराग लगा पाई है। और कितने दिन हो गए, इसके बारे में आप क्या मानते हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार की है? चेन स्नैचिंग की घटनाएं तो आम बात हो गई है, गोलियां मारी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश के जो हालात हैं उसके बारे में पिछले दिनों सेंटर के आंकड़े आए थे
कि अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षित स्टेट है आज के दिन तो हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, फिरौतियाँ यहाँ मांगी जा रही है, कत्ल यहाँ किए जा रहे हैं, बलात्कार महिलाओं के साथ यहाँ हो रहा है और इसी तरीके से डकैतियाँ हो रही है, चोरियाँ हो रही है, हर अपराध जो है ना ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये भी ऐसा होता है कि एक तरफ तो जैसे किसानों के साथ जाती हुई और किसानों के साथ जाती होने की वजह से जो है ना बहुत लोग उससे खेती से एक किस्म के बेरोज़गार बन गए। इसी तरीके से जो है रोज़गार पिछले 10 सालों में किसी को दिया नहीं गया और शोषण किया गया बच्चों का। जैसे आपने बताया अभी हरियाणा कौशल विकास ये रोज़गार निगम है, रोज़गार कौशल निगम जो है हरियाणा की, उसमें भी बच्चों का शोषण हो रहा है। एक तनख्वाह के अंदर 4-4 बच्चों को रखा जा रहा है, न किसी को पता है कि इसका सिलेक्शन का क्या मेरिट है, क्या कब तक ये नौकरी पर रहेंगे, कब तक ये नौकरी से चले जाएंगे। तो इस तरह का शोषण हो रहा है। तो जो नौजवान है ना वो धीरे धीरे कोई नशे की तरफ चला गया, कोई नशे से बाद में अपराध की तरफ चला गया, एक नेक्सस बन गया। और दूसरी तरफ ये है कि हरियाणा में आजकल इतना ये जो MLAs और MP जिनका इतना ज़बरदस्त विरोध है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ सैकड़ों लोग विरोध करते हैं, तो पुलिस का संरक्षण लेना इनको पड़ता है। और जिस दिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आता है उस दिन तो थानों में केवल मुंशी होता है और कोई नहीं होता। सर, किरण चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू और चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी आपकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा भिवानी ज़िले की बात करें तो आपकी पार्टी के ऊपर? क्योंकि जब राव दान सिंह ने आरोप लगाया कि किरण चौधरी गुटबाजी कर रही थी और अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन वो स्वयं जहां से वो MLA हैं, सिटिंग MLA हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा से भी वो काफ़ी अच्छे वोटों से हारे हैं, क्या कहें? देखिए, ये मामला जो है ये मामला पार्टी हाईकमांड के पास है, मैटर है जी। और जो भी फैसला पार्टी आह्वान करेगी वो हमें मंजूर होगा। क्योंकि किरण चौधरी थी वो भी एक बड़ी नेता थी। अब उन्होंने BJP ज्वाइन क्यों करी, मेरे समझ में पहली बात तो यही नहीं आ रही कि उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा ओहदे दे रखे थे और बहुत बड़ा स्टेटस था और उनके भी तीसरी पीढ़ी जो है बंसीलाल जी की राजनीति में आ चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी। इन हालातों में BJP में जाना उनके लिए खुद के लिए बहुत नुकसानदायक है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी को देखो, कांग्रेस पार्टी का तो कोई छोटा वर्कर जाता है तो स्वाभाविक है नुकसान तो उसका होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का है। कांग्रेस पार्टी तो फिर मेहनत करके अपना मेकअप कर लेगी, लेकिन वो क्या करेगी? उन्होंने व्यक्ति विशेष पे आरोप लगाए हैं रोहतक के चौधरी पर कि वो हमारा पिता हमारी माँ बेटी का बहुत तिरस्कार होता था, हमारा अनादर होता था और जिस राजनीतिक घराने से हम आते हैं उस रुतबे के हिसाब से हमें मान सम्मान नहीं दिया जाता था। टिकट भी काट दी गई और हालांकि टिकट काट दी गई थी तो फिर भी अगर हमें तरीके से समझाया जाता तो हम पार्टी में ही रहते। मैं खुद स्वयं उनका इंटरव्यू करके आया हूँ, उन्होंने ये बात। जहाँ तक रोहतक घराने की बात करते हैं, सीधा हुड्डा साहब का नाम लेते हैं जी। हुड्डा साहब तो ऐसा व्यवहार कभी करते ही नहीं किसी के साथ। व्यवहार कुशल हैं और सबके साथ जो है ना अच्छे माहौल में जो है ना बातचीत करते हैं, अच्छे संबंध सबके साथ रखते हैं। और देखो, राजनीतिक एक आपस की बराबरी का सवाल होता है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस्टेब्लिश हो चुके हैं हुड्डा साहब पिछले कई सालों से कि आज के दिन जो है वो एक किस्म के सर्वमान्य लीडर हैं जी। इसलिए ये कहना उनका कि वो तिरस्कार करते, उन्होंने कभी तिरस्कार नहीं किया। 5 साल तक देखो किरण चौधरी जी पीछे अपोजिशन लीडर भी रही थी, तो उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रही थी, सब कुछ हुआ, सारा आदर मिला है, मान मिला है, उनकी तरफ से कुछ नहीं। अब ये लांछन लगाने की बात नहीं है, अब तो उनको खुद को सोचना है कि वो जाके वहाँ उनको क्या पद मिलेगा, क्या स्थान मिलेगा। मुझे तो संशय है, क्योंकि इतने साल जब साथ रहे हैं, ताल्लुकात हैं, हरियाणा की राजनीति वो रही है, हरियाणा की राजनीति में मैं रहा हूँ, बंसीलाल का परिवार भी रहा है, मैंने भी ऊपर वाली दोनों पीढ़ियों के साथ काम किया, सुरेंद्र जी के साथ भी, बंसीलाल जी के साथ भी और किरण चौधरी के साथ भी। ये 2 ही पीढ़ी होती है। श्रुति जी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो इसलिए जो है ना इस परिवार को इतना बड़ा कद मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर। इधर से किरण चौधरी जी भी थी, इधर से बेटी श्रुति भी थी, उधर महेंद्रा भी थे, इधर से सोमपाल भी थे। तो परिवार के जितने भी सदस्य थे, रिश्तेदार थे, जो राजनीति में डिजर्व करते थे, उनको सबको वो पद दिए गए थे। उनके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।